अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज का जो है जे वेबिनार वो रिलेटेड है एमएलओप्स के। और एमएलओप्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे, इसमें टूल्स वगैरह। और सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सरवर है और मुझे डेवलपमेंट में तकरीबन 8 से 10 साल हो गए हैं, जिसमें डिफरेंट डोमेन्स पे काम का एक्सपीरियंस है मुझे। स्पेशली मेरा ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो मशीन लर्निंग, एआई, डेटा साइंस से रिलेटेड है। तो उसके अलावा वेब डेवलपमेंट, डेटा इंजीनियरिंग, डेटाबेसेस पे भी काफ़ी ज़्यादा काम किया है मैंने। तो लिहाजा ओवरऑल बहुत अच्छा, काफ़ी सारे चीज़ों में एक्सपीरियंस है। तो करंटली मैं टेनपर्स में एज अ स्टाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे चलते हैं कि बेसिकली एमएलओप्स है क्या। आप में से बहुत सारे लोगों ने डेवऑप्स का नाम सुना होगा। तो डेवऑप्स है क्या, बेसिकली ऑटोमेट करना ऑपरेशंस को। आप ने पहले एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नाम सुना होगा। वाटरफॉल होता था, उसमें क्या होता था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसमें आपके पास फिर डेवलपमेंट और उसके बाद डिप्लॉयमेंट। तो सिर्फ एक ही फेज होता था, रिपीटेशन नहीं होती थी। उसके बाद अजाइल मॉडल आता है। तो अजाइल मॉडल में क्या है कि आप एट ए टाइम ही सारी रिक्वायरमेंट गैदर नहीं करते, तो साथ में कंटिन्यूसली चीज़ें चल रही होती हैं। आज जिस तरह से रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं, आप उनको क्या कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं और अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से सिनेरियोज जो था वो चेंज हुआ। तो उसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने की ज़रूरत थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एज अ वेब डेवलपर काम कर रहा हूँ और मेरा माइक्रो सर्विसेज बेस एक एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मैं माइक्रो सर्विस बनाता हूँ तो मैं पहले डेवलप करूँगा। डेवलप करने के लिए मैं आपसे डेवलपमेंट सर्वर पे टेस्ट करूँगा, फिर टेस्ट सर्वर पे टेस्टर या क्यूए टेस्ट करेगा और उसके बाद वो प्रोडक्शन में या रिलीज में जाएगा। आप डायरेक्टली माइक्रो सर्विसेज को जाके प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि उससे आपका पूरा का प्रोडक्शन शट डाउन हो सकता है, तो आप चलती एप्लीकेशन को बंद करने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये जो सारे काम कर रहे थे, जो डेवऑप्स कर रहे थे, तो अब यही चीज़ हमें चाहिए थी मशीन लर्निंग के लिए। तो मशीन लर्निंग में अब पहले क्या होता था, आज से कोई 6-7 साल पहले जब मैंने मशीन लर्निंग पे मोस्टली हम काम कर रहे होते थे, तो हम क्या करते थे, जुपिटर नोटबुक ली, उस पे सारा काम किया, मशीन लर्निंग का डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा उसके बाद लेबलिंग किया, लेबल करने के बाद मॉडल्स पे ट्रेन किया, उसको एवेलुएट किया, फिर उसे टर्म की फॉर्म में से डाउनलोड किया, सेव करने के बाद, और वो फिर उस मॉडल को उठा के हमने किसी वेब फ्रेमवर्क लाइक जेंगो हो गया, फास्ट एपीआई तो बाद में आया, फ्लास्क आ गया, उसके बिहाइंड रख के उसका इंटरफेस बनाया और वो उसको क्या करता था, प्रेडिक्ट करता था। लेकिन अब चीज़ें ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो रही हैं। अभी हमें पता ही नहीं था एलएलएम क्या होता है, आज से कोई 4-5 साल पहले। तो अभी इस पे बात चल रही थी, लेकिन आप देखिए कंपटीशन कितना हाई हो गया है। 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, उसके बाद हमारे पास आता है 2025 आ गया है। तो चाइना ने अपना मॉडल ट्रेन कर दिया है, जो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडस्ट्री तब्दील हो रही है, एलएलएम को यूज़ किया जा रहा है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में चैटबॉट इंटीग्रेट होना शुरू हो गए हैं। लाइक पहले क्या होता था, आप सीवी भेजते थे, एचआर देखता था, उसमें से वो चूज़ करता था। अब बहुत सारे एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स आ गए हैं जिनके बिहाइंड पे एलएलएम काम कर रहे हैं। वो आपको बताती हैं कि अच्छा, जे रिक्वायरमेंट है, जे एप्लीकेशंस हैं, तो इनमें से कौन सी इस रिक्वायरमेंट को ज़्यादा मैच करती है। तो हो सकता है आपका अच्छा रिज्यूमे नहीं है, तो वो आपका एचआर तक पहुंचे ही नहीं। तो इस सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक हो रही हैं। अ, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, अब एमएलओप्स चाहिए था। तो लिहाजा उसके लिए बहुत सारे टूल्स आए। तो जिस जिस तरह से एआई मॉडर्नाइज हो रही है, एमएल मॉडर्नाइज हो रही है, उस हिसाब से इसके लिए ऑपरेशंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है और उसके लिए इंजीनियर चाहिए। लाइक अब देखा होगा आपने, जब हम 2015-16 में काम करते थे तो सिर्फ डेवलपर्स होते थे। बाद में फिर डेवऑप्स आम होना शुरू हो गए, बिकॉज अब रिक्वायरमेंट जो थी, इंडस्ट्री ट्रेंड था, चेंज हो रहा था। और डेवऑप्स एक मैंडेटरी पार्ट था किसी भी डेवलपमेंट टीम का। इसी तरह अब जब एआई एमएल की बात आ रही है, तो इसमें एमएलओप्स जो है एक मैंडेटरी पार्ट है किसी भी
चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपको नहीं पता कि एमएल पाइपलाइंस की बात कर लेते हैं, डेटा पाइपलाइंस होता क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, स्केलिंग्स क्या है। तो आपके पास जो है डेटा वो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन पास करके हैं और जहाँ आपने इंटरमीडिएट का किया है, तो होता क्या है जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन वो वेबसाइट बैठ जाती है। बैठ क्यों जाती है? क्योंकि वो डिज़ाइन नहीं की गई इतनी ज़्यादा ट्रैफिक के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं तो उस पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है और वो वेबसाइट स्लो हो जाती है और बाकी रेस्ट ऑफ द ईयर उस पे ट्रैफिक नहीं होती तो प्रॉपर परफॉर्म करती है। इन सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए ऑटो स्केलिंग आई। तो स्केलिंग क्या होती है कि जिस तरह से आपकी ट्रैफिक कम होती रहती है तो वो कम रिसोर्सेज यूज़ करता है, वो कम रैम यूज़ करता है, कम सीपीयू यूज़ करता है। और लेकिन जैसे ही आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से वो रिसोर्सेज और रैम जो है सीपीयू है ऐसी चीज़ों को बढ़ा देता है। अभी आपका जो एडब्ल्यूएस है तो वो भी क्लेम करता है कि आप जितना यूज़ करोगे उतना पे करो। अब मशीन लर्निंग में होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल एनवीडिया जीपीयू चाहिए हमें तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो अगर आपने एक आधा प्रोजेक्ट बनाना है तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, आप एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आप क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आए विद रिक्वायरमेंट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके हमें ऑन प्रॉमिस कब खरीदना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ कब जाना चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट जो थी अब वो मॉडर्नाइज हो रही है एमएलओप्स की भी। तो इस सिनेरियो में जितने भी हमारे पास बने इसके लिए हमें मशीन लर्निंग ऑपरेशंस की ज़रूरत थी। तो अभी बात कर रहे थे हम डेटा पाइपलाइंस की। तो हमारा लेट्स सपोज हमारा एक मॉडल है और उस वो मुसलसल उसके पास डेटा आ रहा है। लेट्स सपोज चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं, डीपसीक की बात कर लेते हैं। तो हो क्या रहा है इनमें जितने ज़्यादा यूज़र होंगे, जितनी ज़्यादा चैट करेंगे वो डेटा स्टोर हो रहा है और वो डेटा स्टोर होके कर क्या रहे हैं वो मॉडल को दोबारा रीइंफोर्समेंट के थ्रू रिट्रेन कर रहा है ताकि उसकी जो बिहेवियर है उसकी चीज़ें हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके। अब बाज़ का लेट्स सपोज मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल पूछा उसने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो मैंने उसको डिसलाइक कर दिया। अगर उसने अच्छा दिया मैंने उसे लाइक कर दिया तो उसके साथ साथ बहुत हद तक सुपरवाइज लेबलिंग भी हो रही है। तो इस हिसाब से अब जब मेरे पास बहुत ज़्यादा यूज़र्स होंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा आ रहा होगा, तो वो सारा डेटा अगर मैं मॉडल को ट्रेन करने के लिए जाता हूँ तो ज़्यादा डेटा मॉडल के पास जा रहा होगा। और अगर कम यूज़र्स हैं तो कम डेटा जा रहा होगा और किसके थ्रू जा रहा होगा? पाइपलाइन के थ्रू जा रहा होगा। पाइपलाइंस जो हैं वो आपके पास ऑटो स्केल होनी चाहिए। मतलब ज़्यादा डेटा है तो वो ज़्यादा उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, कम डेटा है तो कम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे और वो ऑटो मैनेज कर सके। तो ये एक एग्जांपल हो गई। उसके बाद हमारे पास मैंने पहले बताया कि आज से कुछ 7-8 साल पहले मॉडल ट्रेन किया, फिर उसे फ्लास्क के पीछे रखा। तो लेट्स सपोज़ एक मॉडल है हमारे पास और मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो अब वो फ्लास्क जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन नहीं है। वो लेट्स सपोज़ 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड का हैंडल कर सकते हैं। तो अब उसमें अगर 10,000 से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो गई तो फिर क्या होगा? आपका मॉडल स्लो हो जाएगा। लाइक डीपसीक अभी न्यू न्यू आया है तो उसमें अभी आप ने देखा होगा लिंक्डइन पे कि जब ज्यादा लोड होता है तो बाज का तो कह देता है सर्वर इज बिजी और वो रिस्पॉन्स नहीं करता बिकॉज उसको अभी जो फिलहाल डिजाइन है वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए वो नहीं है, डिजाइन नहीं किया गया उससे। तो वो अब आस्ता आस्ता से इम्प्रूव कर रही है। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए एमएलओप्स का एक कंसेप्ट है जो कि यूज होगा और आपको आइडिया हो गया होगा जिस तरह से मॉडर्नाइज चीजें हो रही हैं इस तरह से एमएलओप्स की भी जो है डिमांड इंडस्ट्री में बढ़ रही है। और बेसिकली एमएलओप्स क्या है? अब डेटा साइंस जिस तरह हम प्रोग्रामर्स थे, आप में से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, कुछ डेवऑप्स इंजीनियर्स होंगे, हो सकता है कुछ डेटा साइंटिस्ट भी हों। तो उनके हिसाब से लेट्स मैं एग्जांपल देता हूँ। अब जब डेवलपर्स थे तो डेवलपर्स जाके आप सर्वर पे तो डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे, वो सारे जो चीज़ें थी वो नहीं करते, वो सिर्फ कोड करते हैं, वो अपने कोड पे फोकस करते हैं और जो दूसरा डेवऑप्स है वो डेव पे फोकस करता है। इसी तरह से अब हमारा एमएलओप्स है। तो एमएलओप्स में क्या है कि जो मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स हैं वो सारे हमारे जो इतने एमएल इंजीनियर्स हैं, डाटा साइंटिस्ट हैं, वो उन पे फोकस करेंगे और उनको जो ऑटोमेट करने का काम है वो एमएल ओप्स इंजीनियर्स का है।
अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी वगैरह, रिप्रोडक्टिविटी सब कुछ आ जाता है। अम, और उसमें जब ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी तो उसमें आपका जो डिप्लॉयमेंट टाइम है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, रिलीजेस भी आ रही होंगी एंड यूज़र को पता भी नहीं होगा, ज़ीरो डाउन टाइम होगा। तो ये सारा ये नहीं है कि पहले आप मेंटेनेंस के नाम पे आधा घंटा जहाँ पूरा दिन आपकी एप्लीकेशन ऑफलाइन रहती थी, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है एमएलओप्स का। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं इसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एमएलओप्स जो है वो कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटा साइंटिस्ट, लेट्स सपोज जिस तरह आपने पहले फ्रंट एंड डेवलपर होता था, बैक एंड डेवलपर होता था, फिर फोर स्टेप का कंसेप्ट आ गया। इसी तरह से अगर आप मशीन लर्निंग इंजीनियर हैं तो आप अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, उसको मॉडल डिजाइन कर रहे हैं और बहुत सारे इस तरह के काम, डेटा प्री प्रोसेसिंग वगैरह या मशीन लर्निंग जो फ्रेमवर्क है उनके साथ प्ले कर रहे हैं। लेकिन आपको डिप्लॉयमेंट जो ऑटोमेटेड तरीके से नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है आप वो सीख सकते हैं, इसके साथ आप फुल स्टैक हो सकते हैं। मतलब आप उसे डिप्लॉय भी कर सकते हैं, मॉडल ट्रेन भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें। डेवऑप्स इंजीनियर्स भी बिल्कुल एमएल ओप्स सीख सकते हैं। रीजन, बिकॉज वो ऑलरेडी ऑपरेशंस में हैं, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे स्किल सेट है। फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं विद क्यूबरनेट्स, विद डॉकर, वो और इस तरह के टूल से, तो अभी उनके लिए बहुत इजी है एमएल ओप्स को सीखना, बिकॉज एमएल ओप्स में भी यही टूल्स बेस यूज हो रहे हैं, डॉकर है, कुबरनेट्स है, उसके अलावा और भी हैं। लेकिन और उनके पास क्या है कि एक एक्स्ट्रा स्किल आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे, ना सिर्फ डेवऑप्स को हैंडल कर रहे होंगे बल्कि एमएल ओप्स को भी, बिकॉज आगे एआईएमएल बहुत ज्यादा यूज हो रही है और उसकी एप्लीकेशन की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हर एप्लीकेशन में आजकल वेब हो, मोबाइल हो, तो कहीं ना कहीं एमएल का, एलएलएम मॉडल्स का, एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो एक उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है, अब बहुत सारे लोग बिल्कुल आपको विद ट्रेंड अपडेट होना पड़ता है, बिकॉज कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट कम होती है, कुछ की आगे जाकर डिमांड बढ़ती है, तो आपको विद टाइम अपडेट होना पड़ता है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे थ्रू मूव एमएल साइड पे, तो वो समझना चाहेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना चाहेंगे, तो वो बिल्कुल इसमें एमएल ओप्स में आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी वे है स्टार्ट लेने का। क्योंकि मशीन लर्निंग जो ज्यादा खुद एआई है वो बहुत कुछ डिमांड करती है आपको स्टार्ट लेने के लिए। तो आप जब एमएल ओप्स की तरफ आएंगे तो आप मॉडल ट्रेन कर रहे होंगे, मॉडल ऑटोमेट कर रहे होंगे, पाइपलाइंस बना रहे होंगे, तो आस्ता आस्ता आप उससे चीजें एंड डिफरेंट तरह के मॉडल्स को जब आप करेंगे ट्रेन, अपडेट, डिप्लॉय, ऑटोमेट, वो सारा कुछ आप साथ साथ लर्न करके आप प्रॉपर एमएल लूप से मशीन लर्निंग एआई की तरफ इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं। और अब देखेंगे आगे आगे, अभी तो कंपटीशन चाइना और उसका यूएसए का स्टार्ट हुआ है, डीप सी का है, इस तरह बहुत सारे मॉडल्स आएंगे, कंपटीशन आगे बढ़ेगा और इनका यूज बहुत सारी एप्लीकेशन में बढ़ेगा। तो इस तरह से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और गुड थिंग ये है कि आपको विद टाइम अपडेट होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स एंड कौन सी चाहिए, लेट्स सपोज अगर आपने अब एमएल ओप्स का बिल्कुल करना है, स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, आप एमएल ओप्स में मूव होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि जे आपको चीज़ें आनी चाहिए, उसके बाद आप स्टार्ट ले सकते हैं। तो उस बारे में आपको बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, बहुत एडवांस नहीं, लेकिन आपको पाइथन की जो एक बेसिक प्रोग्रामिंग है उसका आइडिया होना चाहिए। अगर पाइथन का नहीं है तो कोई भी अच्छी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जहाँ इनका अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है, आप फेमिलियर हैं, तो पाइथन में भी उनसे कहीं ज़्यादा आसान है। अगर आपको उनको भी आइडिया है तो आप आराम से मूव कर सकते हैं। गिट का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको डोकर और क्यूबरनेट्स का अगर आइडिया है तो आप बिल्कुल एमएल ओप्स में सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशंस कर सकते हैं। और दूसरा जो सॉफ्ट स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम देख के डर जाएं या भाग जाएं, तो आप उसे एज अ चैलेंज लें, उसे एंजॉय करें और सॉल्व करें। तो इस तरह से जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे तो आपकी ना सिर्फ स्किल बढ़ती जाएगी
बल्कि आपको बहुत कुछ न्यू लर्न करने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन एमएल टूल्स है क्या। तो काफ़ी सारे एमएल टूल्स हैं, जिनमें से एमएल फ्लो है, जो कि बेसिकली आपकी मॉडल मैनेजमेंट और ट्रैकिंग के लिए केस सर्व। अब केस सर्व क्या है, बेसिकली ये मॉडल को जो है डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है। अब केस सर्व जो इंटीग्रेटेड है क्यूबरनेट्स के साथ, क्यूबरनेट्स जो है जो एक बहुत अच्छा टूल है ऑटो स्केलिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए, जो कि बेसिकली डॉकर्स के वो हैं। तो इसके लिए कुबरनेट्स के साथ ये टाइटली इंटीग्रेटेड है, तो दैट्स व्हाई आपका जितना भी लोड बैलेंसिंग है केसर इजीली कर सकते हैं। आपको अलहदा से जाके फास्ट एपीआई फ्लास्क या जेंगो के साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ये आपको बनी बनाई एपीआई दे देगा, और वो एपीआई में एबिलिटी होगी कि वो एक 100 रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकती है, वो 1 लाख रिक्वेस्ट भी, वो एक 100 मिलियन रिक्वेस्ट भी हैंडल कर सकती है। क्योंकि उसमें आपने कुछ नहीं करना है, वो सारा कुछ मैनेज कर रहा होगा क्यूबरनेट्स विद रिस्पेक्ट टू नोड्स एंड रिसोर्सेस। डेटा वर्जन कंट्रोल चार्म क्यू फ्लो है, तो जो बेसिकली है क्यू फ्लो है, ये बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करती है। आगे जाके अब मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। उसमें आपने पाइपलाइंस बनानी है, नोटबुक्स जनरेट करनी है, नोटबुक्स को क्या रिसोर्सेज देने हैं क्या नहीं देने हैं, इसको मैं डिटेल में आगे बताता हूँ जाके। इसके अलावा एयर फ्लो है। एयर फ्लो बेसिकली आपने क्या करना है, लेट्स सपोज एक जॉब है, वो रोजाना इस टाइम पर रन हो, तो उसके लिए वर्क फ्लो जो है उसकी मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। अब वर्क फ्लो में क्या हो सकता है कि आपने डेटा पाइपलाइन बनाई हुई है, वो जो डेटा पाइपलाइन क्या करती है कि मॉडल ट्रेन होना आप चाहते हो कि पिछला डेटा पे रोजाना के रोजाना पे मॉडल रीट्रेन हो, जहाँ वीक बाद हो, जहाँ मंथ बाद हो, ये डिपेंड करता है कि आपके रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशंस। तो उस हिसाब से आप एक वर्क फ्लो जरूरत होगी और उसको रन करना होगा। आप मैनुअली तो रन नहीं करेंगे ना, तो उसके लिए आपको बिल्कुल जरूरत पड़ेगी मैनेज करने की ऑटोमेटिकली, और उसके लिए एयर फ्लो बहुत अच्छा टूल है। तो वो आप उसे बता सकते हैं आपने कब स्टार्ट करना है, किस दिन रन होना चाहिए, मतलब डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। अगर फेल हो तो रिट्राई करना है, अगर फिर रिट्राई में फेल हो जाए तो आपने बताना है उसको, जो भी उसके रेलिवेंट पर्सन उनको ईमेल कर देना है कि आपने जो फेल हो गया है। या उसके अलावा लॉग्स उसके सारे जनरेट करेगा, ताकि जब कोई भी टेक्निकल पर्सन आता है उसे ईमेल आती है तो वो सारे लॉग देख के बता सके कि ये क्यों फेल हुआ है। इसके अलावा ग्राफाना है। ग्राफाना क्या है, बेसिकली एक मॉनिटरिंग टूल है। जो आप कहीं लॉग स्टोर करोगे उनको विजुलाइज करने के लिए एक डैशबोर्ड टाइप चीज है। तो जो सारा डैशबोर्ड, आपको लैदा से जाके पूरा डैशबोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपका जब पूरी चीजें चल रही हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए, वो आप थ्रू डैशबोर्ड कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड से आप देख सकते हैं अच्छा ये जॉब सक्सेसफुल हुई, ये फेल हुई, ये इसने कितना टाइम लिया नहीं लिया, इसमें इंप्रूवमेंट आ रही है नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ग्राफाना एक ओपन सोर्स टूल है, बहुत अच्छा है। हम इसे डिस्कस अभी तो नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके कर सकते हैं। अब मेजर प्लेटफॉर्म है क्या, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें AWS SageMaker है, Azure ML Studio है, गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म में है। तो ये तीन है। अब तीनों में से हमें कौन सा सीखना चाहिए, तो उसमें मेरी रिकमेंडेशंस हैं गूगल, जो क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म है। रीजन क्या है, गूगल जितना भी वर्टिक्स एआई है, अगर मैं बोल नहीं रहा गूगल का, तो ये सारा ओपन सोर्स है। AWS का जो भी है वो सारा क्लोज सोर्स है, Azure का क्लोज सोर्स है। और सबसे बड़ी बात, हम जब भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, आप लोग भी पढ़ के आए होंगे, आप हमेशा पाइथन से स्टार्ट करते हैं, साइकिल लर्न सीखते हैं, टेंसरफ्लो सीखते हैं, या पाइटॉन सीखते हैं, या एक्सजी बूस्ट वगैरह की लाइब्रेरी सीखते हैं, और उन्हीं से फेमिलियर होके हम आ रहे होते हैं। तो हमें एक बिल्कुल क्लोज सोर्स में भेज दिया जाए जहां हमें पता ही नहीं है किसी चीज का, तो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा। और गूगल प्लेटफॉर्म जो है वो आपको जो सब कुछ प्रोवाइड करता है और सिंपलेस्ट वे में प्रोवाइड करता है। वहां पे टेंसरफ्लो यूज कर सकते हैं आप, वहां पे
साइकिलिन यूज कर सकते हैं, पाइटॉन यूज कर सकते हैं। तो आपके पास जितने ओपन सोर्स टूल्स आप सीख के आ रहे होते हैं या इजीली अवेलेबल होते हैं आपकी लर्निंग के लिए, वो सारे के सारे अवेलेबल हैं विद गूगल क्लाउड। बट एज्योर और उसमें नहीं है। तो अगर आपने स्टार्ट लेना है और आपके पास बैकग्राउंड है मशीन लर्निंग और एआई का, और आपका कुछ ना कुछ हैंड्स ऑन है, तो गूगल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लेकिन अभी देखें, गूगल पे हमने स्टार्ट करने हैं तो उसके लिए हमें अकाउंट और $300 का तो देता है, लेकिन लर्निंग में हम गलतियां भी करते हैं, हमें सीखना भी है। तो हमारे लिए वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है स्टार्ट लेना, क्योंकि हमारे पास इतने डॉलर्स होते नहीं है कि हम सिर्फ लर्निंग करने के लिए 1000-1500 डॉलर खर्च कर दे। आप कुछ गलतियां करेंगे, मॉडल ट्रेन जो है रन करना छोड़ देंगे, 3 दिन लगा देंगे, आपको नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता था कि अच्छा जी अगर नहीं हो रहा, थोड़ा सा करना है, कैंसिल करना है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स में आपका बिल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, ओपन सोर्स टूल्स को लैपटॉप पे इंस्टॉल करके वहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब हमारा अच्छा हैंड्स ऑन हो जाए तो उसके बाद हमें गूगल क्लाउड पे जाना चाहिए, ताकि हमारा जो सिर्फ थोड़ा बहुत उसमें जो चीजें रह जाए फेमिलियर होने के लिए गूगल क्लाउड से, वो हम ले सकते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट अगर गूगल क्लाउड पे जाएंगे या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो हमें एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं सीखने के लिए। लाइक अगर आपने क्यूबरनेट्स सीखना है, डॉकर है, क्यूफ्लो है, जहाँ बहुत सारा ऑटो एमएल है, मतलब ऑटोमेटिकली वो चेक कर ले उसके हाइपर पैरामीटर ट्यून करने के बाद, तो वो आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। तो अभी हमारा पास इतना बजट नहीं होता कि हम लर्निंग के लिए $1000 या $1500 की तरफ जा रहे हो। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए और उसमें हम जो टूल्स कर सकते हैं। अगर क्यूबरनेट्स चूज करने हैं तो उसके लिए माइक्रो के एट्स क्यूबरनेट्स है, अजियो बेसिकली जबंटो पे इजीली इंस्टॉल हो जाता है, लाइट वेट है, तो आप लर्निंग के लिए इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और आप हर वो चीज इस पे कर सकते हैं जो आप गूगल एडब्ल्यूएस या एज्योर के क्यूबरनेट्स पे कर सकते हैं। तो आप जब लोकल पे से रन कर रहे होंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके जो बिल है वो नहीं आ रहा होगा, और आपके पास पूरी फ्रीडम होगी उसको यूज करने की। इसके तरह चार्म्ड क्यू फ्लो है, इसमें भी आप सब कुछ ऑन जो लैपटॉप कर सकते हैं, और इसके लिए भी आपको क्रेडिट कार्ड या क्लाउड पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी क्लाउड पे डिपेंडेंट होंगे आपको बिल आएगा। और अब इतने लकी होंगे नहीं आपकी, आपको जाते ही जो है अभी आपने स्टार्ट लेना है, ट्रांजिशन करनी है इन एमएल, और आपको जाते ही कोई क्लाइंट कहे कि आप स्टार्ट हो जाएं इस पे। तो बिकॉज उसमें बिल का बहुत ज्यादा आपकी छोटी सी गलती बहुत ज्यादा बिल जो है वो जनरेट कर सकती है क्लाइंट के लिए। और उसके अलावा एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग, मॉडल ट्रेनिंग, सर्वर मॉनिटरिंग वगैरह आगे देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इन टूल्स का मेरे पास रन हो रहे हैं। लाइक अभी जो मैंने रन किए हैं बता देता हूँ मैंने कैसे किया है। तो अभी मेरा जो लोकल लैपटॉप है एचपी का, तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, लेट्स सपोज मैं एक और विंडो जनरेट कर लेता हूँ। सॉरी, मैं विंडो स्क्रीन शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर है ना? जी सर। जी सर, शेयर है। जी, तो अभी लेट्स सपोज जहाँ पे है मैं न्यू विंडो ओपन की, तो थोड़ा सा टूल बता देता हूँ। अभी जो मेरे लोकल सिस्टम पे है तो मुझे बहुत ज़्यादा इनकी बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं आएगी, और मैं जहाँ लर्निंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जहाँ से स्टार्ट ले सकता हूँ, लाइक जहाँ पे मैं क्यूब सी टी एल, जो बेसिकली इस कमांड्स के लिए यूज होता है। वर्जन ये देखिए, इसमें वर्जन है माइक्रो के एट्स। इसको मैं स्टेटस चेक कर लेता हूँ, तो ये रेडी होएगा, जो रनिंग में है इस पे रन हो रहा है। जो इसमें बहुत सारे एड जोन होते हैं, भी डैशबोर्ड है, डीएनएस है, हेल्म 3 है। ये सारा ओवरव्यू अगर कोर्स हम स्टार्ट करते हैं उसमें मिलेगा। मैंने NVIDIA सेट किया हुआ है, आपको पता है जीपीयू अगर मशीन लर्निंग के लिए जीपीयू रिक्वायर्ड है तो उसके लिए NVIDIA बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज है, सिक्योरिटी वगैरह के लिए, और भी बहुत सारे हैं, तो आप जहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कमांड्स जो अभी स्टार्ट में आपको चाहिए होंगी वो आप रन कर सकते हैं इस पे। kubectl गेट पोर्ट्स, यहाँ पे पोर्ट्स आ गई kubectl एंड गेट सर्विसेज।
सॉरी, स्पेलिंग गलत कर दी आई थिंक। जो सर्विसेज आ गई हैं आपके पास, रेप्लिका सेट देखने हैं आपने, वो सारी जहाँ पे कमांड ना सिर्फ रन होंगी बल्कि आप इन्हें डिप्लॉय भी कर सकते हैं। मैंने अभी क्या डिप्लॉय किया हुआ है, मैंने अभी एमएल फ्लो को डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा मैंने इसका डैशबोर्ड भी रन किया हुआ है। तो आप डैशबोर्ड का अगर ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो जहाँ पे आप आएंगे, जो क्यूबरनेट डैशबोर्ड है, इसका टोकन एक्सपायर हो गया है, और इसके टोकन एक्सपायर मैं दोबारा से जनरेट करवा लेता हूँ। तो जहाँ पे अगर हम आते हैं तो जहाँ पे सिंपल या कमांड रन करूँगा मैं, और जहाँ पे इसका डैश टोकन जनरेट हुआ, बिकॉज लॉगिन के लिए टोकन रिक्वायर्ड है। तो जहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं जैसे ही जहाँ पे आता हूँ और टोकन देता हूँ, तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप कमांड से सारा कुछ दे सकें, तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। ये देखें, अभी मेरे पास डिप्लॉयमेंट भी एक ही चल रही है, पोर्ट भी एक ही चल रहा है, रेप्लिका सेट भी एक ही चल रहा है। उसमें ये डिप्लॉयमेंट पोज उनकी वो सारी आ रही हैं, क्रोन जॉब्स नहीं है जो डिप्लॉयमेंट। तो आप सारे का सारा क्यूबरनेट्स जो भी रन हो रहा है, आपको उसको जहाँ से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी आप सर्विसेज में जाएंगे तो ये देखें सर्विस कौन सी चल रही है, एमएल फ्लो की, और किस एक्सटर्नल पोर्ट किया है इसकी, इस पे। तो अगर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें एमएल फ्लो, इसमें कितने मॉडल हैं, उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, वो सारी डिटेल जहाँ पे आ रही होगी, प्रॉपर आपको मिलेंगी। अभी से मैंने इन्वायरमेंट सेट किया है, कैसे चलाना है, कैसे कुबरनेट के साथ इंटीग्रेट करना है, जो हम कोर्स में देख सकते हैं। इसलिए क्यूफ्लो का अगर आप इंटरफेस देखना चाहते हैं तो जहाँ पे क्यूफ्लो का है, जो डैशबोर्ड है इसका, इसमें से आपने नोटबुक्स रन करनी है, जाहिर सी बात है। आप अब क्या है, एमएल ओप्स ऑपरेशंस को कर रही है आपकी टीम में 10 लोग हैं, 10 लोगों को किसको क्या एक्सेस देनी है, क्या नहीं देनी है, और किसने कौन सी नोटबुक चूज करनी है। जब उसने वो नोटबुक चूज करनी है तो उसका एक अकाउंट होगा, और उस अकाउंट में उसको क्या रिसोर्सेज असाइन करने हैं, आप सारा जहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे वो आके आपका क्या करेगा, नोटबुक रन कर सकता है। तो ड्यू टू सम रीजन जो स्टार्ट नहीं हो रही, मैं बाद में देख लूंगा इसको। तो अभी न्यू नोटबुक आप कर सकते हैं। अब न्यू नोटबुक जब बनानी है, आपने उसको सीपीयू कितना देना है, रैम कितनी देनी है, जीपीयू देना है नहीं देना है, वर्क स्पेस की जो मेमोरी देनी, डेटा वॉल्यूम देना है नहीं देना है, एडवांस ऑप्शंस में और क्या क्या प्रोवाइड करना है, पाइपलाइंस की एक्सेस देनी है नहीं देनी, ये सारा कुछ वो जहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा पाइपलाइंस है, पाइपलाइंस आप अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे बना के। तो अब वो क्या करेगा, अपनी पाइपलाइन बनाएगा और जहाँ पे आप अपलोड कर देगा, तो अपलोड करने के बाद रन करेगा तो पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन हो सकती है। जो आप कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप जो यूआई के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैनुअल चीज़ें बहुत कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट स्क्रिप्ट होनी चाहिए इन टूल्स पे। वॉल्यूम्स क्या है, टेंसर बोर्ड, ये सारी चीज़ें। केएफएस बेसिकली मॉडल अप्लाई होने के बाद रन हो रहा है, और कौन कौन सी चीज़ें रन हो रही हैं नहीं हो रही। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स, एग्जीक्यूशंस, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जो आप अपने लोकल सिस्टम में रहते हुए इनके साथ ना से प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं, चीज़ें बना सकते हैं, लर्निंग के लिए बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका आपको बिलिंग जनरेट नहीं हो रही। तो जब आप इस पे 100% कॉन्फिडेंट हो जाएं तो फिर आप क्लाउड पे इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि आप सीख के आ चुके हैं। तो अब वहाँ पे एरर्स के जो है, मिस्टेक्स के जो चांसेस हैं, वो भी ज़ीरो हो चुके होंगे, और आपका कॉन्फिडेंस भी बहाल हो चुका होगा। एमएल फ्लो हो गया, जे हो गया, और उसके अलावा डैशबोर्ड और डोकर वगैरह भी आपने इंस्टॉल किया होगा, तो इस पे डोकर तो इजीली हाँ लैपटॉप पे हो जाता है इंस्टॉल। फॉर एग्जांपल डोकर स्टेटस, तो जहाँ सूडो आएगा, आई थिंक स्टेटस इसमें होता नहीं है, सॉरी, वर्जन होता है इसमें। तो जो इसमें वर्जन डॉकर, तो जो मेजर चीज़ें ज़्यादा आपको इंस्टॉल करनी पड़ेंगी वो है आपके पास क्यूबरनेट्स, डॉकर, क्यूफ्लो, एमएल फ्लो, और बाकियों की भी इंटीग्रेशन कैसे होती है वो जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे उसमें मैं कवर करवा सकता हूँ सारा। अभी हम चलते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो तो जो बेसिकली क्यूबरनेट्स जो है उसके एक सिंपल व है इनका माइक्रो के एट्स, जो कि आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होके परफेक्टली आपकी लर्निंग के काम आ सकता है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है इसकी, सिंपल आपने लिखना है sudo इंस्टॉल माइक्रो के एट्स, इंस्टॉल हो गया। इसी तरह क्यूफ्लो की इंस्टॉलेशन भी आसान है, और इसी तरह से आगे
एमएल फ्लो है बेसिकली, इसका बेनिफिट क्या है, आप इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है इंटीग्रेशंस के लिए, और ये आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप सब कुछ देख भी सकते हैं। मॉडल वर्जनिंग मतलब आपने डिफरेंट मॉडल्स ट्रेन करवा लिए, न्यू करवाया, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो प्रीवियस मॉडल पे आप जो जाके उसे बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। पाइपलाइंस के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी और स्केलेबल डिप्लॉयमेंट के लिए भी एमएल फ्लो को यूज कर सकती है। केसर्व का मैंने आपको बताया जो ओपन सोर्स टूल है, और जब काफ़ी सारी जो आपकी लाइब्रेरीज हैं टेंसरफ्लो पाइटॉर्च वगैरह को सपोर्ट करते हैं, ऑटो स्केलिंग और हाई अवेलेबिलिटी, मतलब जो ट्राई करता है कि हर हाल में आपका जो मॉडल है वो अवेलेबल रहे और ऑटो स्केल होता है। लाइक मैंने आपको बताया डीप सीक में क्या है, जब बहुत ज़्यादा उस पर ट्रैफिक होता है, तो मैं भी उसमें कर रहा था प्रॉम्प्ट, तो वो कह रहा था कि सर्वर जो है वो बिजी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपके पास अगर अच्छा सिस्टम्स है, तो आप अगर के थ्रू करते हैं, सर्व के थ्रू, तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। मतलब उसका ये है कि आपका रिस्पॉन्स डिनाई नहीं करेगा, जिस तरह से ट्रैफिक आती जाएगी वो ऑटो स्केल होता चला जाएगा। मतलब उसके जो स्केलिंग होती है दो तरह की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, हम आगे जाके कोर्स में से डिस्कस कर सकते हैं। और ऑटो स्केलिंग के कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी हम आगे जाके डिस्कस कर सकते हैं। अब इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं कि आप क्या कर सकते हो, इसे फ्रॉम डेटा से लेके मॉडल डिप्लॉयमेंट तक ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेट हो सकता है। आप उसे हर चीज़ जो हो रही है उसे मॉनिटर कर सकती हैं थ्रू डिफरेंट मॉनिटरिंग टूल्स लाइक ग्राफाना। आप उसके बाद क्या हो सकता है कि सारी टीम्स आपस में वेल कोलैबोरेट कर सकती हैं, उसमें आपके डाटा साइंटिस्ट हैं, डेवलपर हैं, ऑपरेशनल टीम्स हैं। देखिए जब भी कोई एमएल उसमें आप डेवलपर्स को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी नहीं छोड़ सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं तो आपने जो मशीन लर्निंग मॉडल यूज किया है वो एट द एंड होना तो सॉफ्टवेयर में ही यूज है। आप एग्जांपल दे देता हूँ मैं, डीप सी की मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड डेवलपर्स ने बनाई होगी या मोबाइल डेवलपर्स ने ही बनाई होगी। इसी तरह से चैट जीपीटी की एप्लीकेशन है वो भी डेवलपर्स ने ही बनाई है। और उसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर एटीएस है उनमें जस्ट एपीआई यूज हो रही है, तो वो एटलीस्ट आपके पास जो एप्लीकेशन है उसके साथ ही इंटीग्रेट होगी। आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल है डायरेक्ट तो आपके किसी भी काम का नहीं है। तो इन सारे सिनेरियो में आपकी जो डेवलपर्स की टीम है, डेटा साइंटिस्ट हैं और डेवऑप्स एमएलओप्स की टीम्स हैं, वो आपस में सारी कोऑर्डिनेट जो है कोलैबोरेट कर रही होती हैं। और वर्जन कंट्रोल के लिए डेटा कोड एंड मॉडल, तो आपको पता है केस में गिटहब आता है, तो गिटहब में अगर आपका पहला कोड नहीं चल रहा, आप चेकआउट प्रीवियस पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एमएलओप्स की बेस्ट प्रैक्टिस में आती हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, मैं यूआरएल आपको बता देता हूँ, तो आप उस पे जाके ट्राई कर सकते हैं क्यू फ्लो को। सिंपल आपने जाना है जहाँ पे अगर आपके पास खुला है तो स्नैप के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कमांड से बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज जहाँ पे clear क्लियर, तो आपने लिखना है sudo, बहुत इजी है, इस पे sudo snap install माइक्रो के एट्स, तो इस पे क्लासिक लिख देना है, तो जो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। जो भी आपका पासवर्ड है वो देंगे, का sudo यूज हो रहा है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये देखें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसी तरह से अगर आपने उसको इंस्टॉल करना है तो जो इसका एक पूरी गाइडलाइन दी गई है, लेकिन अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर थोड़ा सा ज़रूरत होगी गाइडेंस की। आपने जे इंस्टॉल कर लिया माइक्रो केट्स, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कॉन्फ़िगर करना है, मतलब जिसकी आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक करेंगे, परमिशंस के लिए जे एड ऑन जो है इनेबल करनी है, डीएनएस है, होस्ट पास स्टोरेज वगैरह। तो उसके अलावा आपने उसका स्टेटस देखना है, रन है, तो उसके बाद जे इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और इसको जब आप जूजू को इंस्टॉल कर लेंगे तो जो कुछ कमांड्स हैं उसके बाद ये डिप्लॉय हो जाएगा। बाज़ का इसको डिप्लॉय करते हुए एरर्स आते हैं, और एरर्स को अगर थोड़ा सा आप शुरू में प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज वो भी आप सॉल्व करने के बाद आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा सामने, जो कि इस टाइप मेरे पास है। और इससे आपने किस तरह से सारी चीज़ें करनी है वो लर्निंग रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट अगर स्लाइड्स पे आए,
तो की कंपोनेंट्स क्या हैं पाइपलाइंस के, तो ये देखें ऑटोमेट एमएल वर्कफ्लो, नोटबुक्स हैं, इसमें मॉडल ट्रेनिंग्स हैं, मॉडल सर्विंग के सर्व हो गया, और मॉनिटरिंग के लिए मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस विजुअलाइजेशन, वो सारे आप देख रहे होंगे, मॉनिटर भी कर रहे होंगे वर्कफ्लो सही है नहीं है। तो उसके बाद जाके आप अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उस पार्ट को जाके चेक कर सकते हैं। हैंड्स ऑन एग्जांपल्स में आप जो भी है एक पाइपलाइन बना के दिखा सकता हूँ मैं अभी, लेकिन मेरे पास अभी वो कुछ एरर आ रहे हैं तो वो मैं नहीं दिखा रहा। ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया। अब ये बात आ गई ऑन प्रोमिसेस एंड ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो आपको अपना एक सर्वर खरीद के अपने लैपटॉप पे कब डिप्लॉय करना चाहिए और कब क्लाउड पे। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, वो अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, सॉरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो हमेशा किसको तरजीह देती हैं, ऑन प्रेमिसेस। तो वो क्या करती हैं, अपना जीपीयू खरीदती हैं, अपना सर्वर खरीदती हैं, उसी पे डिप्लॉय करके तो चाहती हैं कि उनका डेटा जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए इंटरनेट के थ्रू। कुछ एप्लीकेशन लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती क्लाउड इस्तेमाल करते हुए, तो वो इजीली क्लाउड कर सकते हैं इस्तेमाल। आप देखें, अगर आपका ऑन प्रोमिसेस है, इंटरनेट से कनेक्ट है, तो इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं है तो उस पर सिक्योरिटी का इशू नहीं है, हैकिंग नहीं हो सकती है, टैक्स नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्स करने के लिए तो नेट की एक्सेसिबिलिटी जरूरी है, और वो नेट के थ्रू एक्सेसिबल ही नहीं है। और इसका सबसे बड़ी बात है वन टाइम कॉस्ट है, उसके अलावा उसके मंथली बिल नहीं है, उसमें ये नहीं है कि आपको जो ज़्यादा यूज़ पे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, नहीं आ रहा, आपने एक ही बार जीपीयू खरीदा है, एक ही बार सर्वर खरीदा और अप्लाई कर दिया। अब जब आप क्लाउड की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या है, स्केलेबिलिटी और मैन सर्वर सर्विसेज। आप स्केलेबिलिटी तो खैर इधर भी अच्छा रिसोर्स है तो आप कर सकते हैं। तो जब आपको स्केलेबिलिटी की जरूरत हो, एडवांस एआई टूल्स एंड कोलैबोरेटिव टीम्स, फर्ज किया उन प्रोमिस पे मैं काम नहीं कर सकता, अगर मेरी एक टीम है मलेशिया में बैठी है, एक पाकिस्तान में बैठी है, एक यूरोप में बैठी है, तो वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होंगी होंगी, तो उस सिनेरियो में उन प्रोमिस जो है वो वर्केबल नहीं है। ऑन प्रोमिस लाइक पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है, या मलेशिया में है, या यूएसए में है, और वो उसी के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो यूजफुल होगा। अगर आपकी डिफरेंट टीम्स हैं और ओवर द वर्ल्ड हैं तो फिर आपके लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म बेस्ट है। हाँ, अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर उस सिनेरियो में माइक्रो सर्विस प्रोमिस पे प्रेमिसेस पे करके इंस्टॉल, तो आप उसको इंटरनेट पे इनेबल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है क्या। ओपन सोर्स टूल्स के साथ आपको क्यों करनी चाहिए, देखिए ओपन सोर्स टूल जो है इजीली अवेलेबल है फॉर लर्निंग, बहुत सारा सोर्स मिल जाता है आपको उसको सीखने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर ओपन सोर्स में मॉडल किस तरह से ट्रेन होता है, वर्क क्या होता है, उसके बैक एंड पे क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। लाइक अगर आपको ये ही नहीं पता कि रेनो फॉरेस्ट क्या है, या लीनियर रिग्रेशन क्या है, या एसवीएम क्या है, और कौन सा मॉडल किस डेटा के लिए बेहतर है, तो फिर आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आपके लिए बहुत इजी होगा अगर आपको पता है कि आपके पास सोर्स कोड है, उसका पूरा मैथ है, लीनियर रिग्रेशन का, रेनो फॉरेस्ट का, या फिर एसवीएम का, तो फिर आपके लिए चीज़ें इजी रहेंगी, क्योंकि आपके माइंड में उसका पूरे का पूरा एक स्केच होगा जब भी आप कोई डिसीजन लेने जाएंगे। और ट्रांसपेरेंट होता है हर चीज़ ओपन सोर्स में। क्लोज सोर्स में आपको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ सब इंटरफेसेस दिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप वो कर तो रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड आपको पता नहीं होता कि इसके पीछे हो क्या रहा है। एमएलओप्स की मॉडर्न में अभी हमने डिस्कस किया है कि इम्पोर्टेंस क्या है, तो बेसिकली हर चीज़ जो है अब एआई एमएल की तरफ जा रही है। एमएल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। डीप सी का आ गया आपके पास, बेटा एआई का मेटा ने निकाल दिया, बेटा एआई के नाम से जीपीटी आ गया, और भी बहुत सारे मॉडल्स आ रहे हैं। वो आपकी हर एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं अभी किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व है। तो इस हिसाब से अब आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा है, उनको ऑटोमेट करने के लिए एम एल ओप्स इम्पॉर्टेंट है, पाइपलाइंस बनाने के लिए, मॉडल ट्रेनिंग, वर्जन कंट्रोलिंग, ये इन चीज़ों के लिए। और हमने सेट कैसे करना है वो मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ, बता भी चुका हूँ। और उसके अलावा एक चीज़ और बता दिखा देता हूँ मैं आपको, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कि आप इस कोर्स के दौरान क्या क्या सीखेंगे। सॉरी चैट।
ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे पांडा, साइकिलिन, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, डॉकर, क्यूबरनेट्स, क्यूफ्लो, उसकी पाइपलाइन, एमएलफ्लो, केसव, सेल्डोन कोर, कातिब, एयरफ्लो। और इनका अगर आपको पता ही नहीं है, इनसे बहुत ज़्यादा पता नहीं है कि मॉडल ट्रेन या मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ये टूल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो खुद से आपको हाइपर पैरामीटर ट्यून करके आपको जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है मशीन लर्निंग मॉडल की वो दे देगा। ये फ्लो एंड गिट था। तो अभी जो इसकी आउटलाइन है वो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, क्या हो सकती है एमएलओप की। तो ये एक बेस्ट है कि इंट्रोडक्शन क्या है एमएलओप्स, क्या है इंपॉर्टेंस, उसके लाइफ साइकिल क्या है, और टूल एंड टेक्नोलॉजीज। उसमें डाटा प्रिपरेशन एंड एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेशन। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास डाटा होना, और डाटा को क्लीन करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है आपके पास पांडास। और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये सारा सीख सकते हैं उसमें। साइकिल लर्न बेसिकली आपकी जो सिंपल मशीन लर्निंग है, उसके लिए बहुत ही सबसे बेस्ट मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज में से हैं। और ये जो दो चीज़ें हैं, आप जब भी मॉडल ट्रेन करते हैं तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अब उसका कौन सा पैरामीटर सेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इन टेक्निक के थ्रू वो ऑटोमेटिकली आपको बेस्ट हाइपर पैरामीटर सेलेक्ट कर देगा। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली आपका जो मॉडल है बेस्ट परफॉर्म करेगा, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, इस वैल्यू को जे सेट करूँ तो क्या होगा, इसको जे सेट करूँ तो क्या होगा, इस चीज़ से आप बच जाएंगे और आपके पास जो भी ऑप्शन आएगा वो बेस्ट आएगा। डीप लर्निंग आपकी जितनी भी है वो टेंसरफ्लो पाइटॉर्च से होती है। कैसे इंस्टॉल होती है, मॉडल कैसे ट्रेन किया जा सकता है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं ये देखेंगे। कंटेनराइजेशन जितनी भी है वो डोकर के थ्रू हो रही है, और उसका डोकर हम बना सकते हैं साइकिलिन को, जहाँ टेंसरफ्लो का ऑलरेडी बना हुआ है, या किसी एल्गोरिदम को हम डिप्लॉय करने के बाद उसका एक डोकर इमेज बना सकते हैं। डोकर इमेज कैसे बनाते हैं वो जे डिस्कस हो जाएगा। क्यूबरनेट्स और मैक्रो के एट्स, तो उसमें हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका सेटअप सारा कुछ, और उसके बाद जो हमने डोकर इमेज बनाया होगा उसे डिप्लॉय करके देख लेंगे। क्यू फ्लो एंड चार्म क्यू फ्लो है। इसमें जो क्यू फ्लो जो है वो बेसिकली कैनोनिकल ने उसका एक वर्जन बनाया है जो कि बेहतरीन है। उसी को थोड़ा सा जिस तरह से क्या किया है, अ, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया AWS को, तो AWS ने क्या किया, कोई भी ओपन सोर्स टूल उठाया, उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपडेट किया और आपने अवेलेबल कर दिया AWS प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल रेड शिफ्ट हो गया, आपके पास अथीना हो गया। तो ये सारे के सारे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को ही यूज करके लिखेंगे। तो इसी तरह से इन्होंने कैनोनिकल ने किया है क्यू फ्लो के साथ। इसमें पाइपलाइंस कैसे बनती हैं, जो ऑटो स्केलेबल होती हैं, और इनमें क्या कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, वो सारा हम लर्न करेंगे। एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग विद ML फ्लो, तो उसको ट्रैक करना है आपने ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए ML फ्लो है। उसमें ट्रैकिंग, एक्सपेरिमेंट, पैरामीटर्स, मैट्रिक्सेस, लॉगिंग, मैनेजिंग मॉडल्स, ये सारा कुछ उसके साथ हो जाएगा। उसके बाद अब मॉडल सर्विंग विद केसर्व। केसर्व जो है, ये मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, ऑटो स्केल के साथ आता है। जो API एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है किसी भी मॉडल के साथ। आप उन एंड पॉइंट्स को यूज करते हैं, आप रिक्वेस्ट भेजेंगे और आपको उसकी आउटपुट बता देगा। फॉर एग्जांपल आप एक प्रॉम्प्ट भेजेंगे कि वेयर पाकिस्तान लोकेटेड, वो आपको उसका जवाब दे देगा। जहाँ फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉम्प्ट हो सकता है कि पाइथन का एक कोड लिख दो, वो आपको कोड भेज देगा। तो वो किसके थ्रू हो रहा होगा, आपका वो प्रॉम्प्ट API की तरफ जाएगा। API किसके थ्रू सर्व हो रही होगी, के सर्व की। अब वो कितने रिस्पॉन्स जाएंगे, जितने यूजर्स ऑनलाइन है, और उसके हिसाब से वो ऑटो स्केल या नॉन स्केल हो रही होगी। उसके अलावा एडवांस मॉडल सर्विंग विद सेल्टन कोर है, जो के सर्व है उसी की तरह काम करती है, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये और इसके अपने बेनिफिट्स में है। इसमें क्या हो सकता है, एक्सपेंडेबिलिटी, टेस्टिंग, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वर्किंग में जो सेम ही है उसके तरह के सब, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस है। अगर आपको नहीं पता कि आपने कौन से, आप देखें बहुत सारा, फॉर एग्जांपल अगर आप में से थोड़ा बहुत किसी को आइडिया है मशीन लर्निंग से, न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड आइडिया है, तो न्यूरल नेटवर्क में CNN का आइडिया होगा, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो उसमें जी आपने कितनी लेयर्स चूज करनी है, मतलब कन्वोल्यूशनल लेयर्स कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद मैक्स पूलिंग की लेयर्स कितनी होनी चाहिए, फ्लैटन लेयर्स कितनी होनी चाहिए, आपको नहीं आइडिया किसी के लिए, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं जो आपकी उसमें हेल्प कर देगा।
तो इसलिए मैं कह आप बहुत अच्छे भी अगर नहीं है मशीन लर्निंग इंजीनियर, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो जहाँ पे आपके एमएल फ्लो में ऐसे टूल्स हैं जो ना सिर्फ आपको बहुत सारी आपकी मदद करेंगे मॉडल ट्रैकिंग में। फॉर एग्जांपल इस टूल की बात कर चुके हैं, हम जहाँ पे साइकिल रन की बात करें तो आपने वो मॉडल की पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे जो कि बेस्ट परफॉर्म हो सकता है। इसी तरह से इसमें है तो जो आपको पूरे का पूरा मॉडल डिज़ाइन करके दे सकता है विद रिस्पेक्ट टू डेटा कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डोमेन नॉलेज मशीन लर्निंग का होना ज़रूरी नहीं है, तो आप अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर बन सकते हैं विद दीज टूल्स। और उसके बाद अब फ्लो जितना भी आप वो किस तरह से मैनेज करेंगे एयर फ्लो में, तो जाहिर सी बात है आपने एक मॉडल को ट्रेन करना है, पाइपलाइन बनानी है, कब डेटा पास करना है नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू एयर फ्लो के थ्रू हो सकती हैं, बहुत आसान है जी। और जितने भी वर्जन कंट्रोल है आपने जो भी कोड लिखा है उसका पूरा ट्रैकिंग रखना, किसने क्या कौन सा कोड लिखा है। फर्ज किया 5 लोग हैं तो उनमें से जे वाला कोड किसने किया है, जे नहीं किया है, जे वाला वर्जन उसका मतलब लेटेस्ट है, उससे पिछला वर्जन, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं गिटहब के थ्रू। तो इसका भी इंट्रोडक्शन और इसका थ्रू आप 2 प्रोजेक्ट इसमें बनेंगे। सबसे पहले ये जो चीज़ है इसमें फ्रॉम स्टार्ट हम डेटा प्रेप करेंगे, ट्रेन करेंगे, सर्व करेंगे, एंड मॉनिटर करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए। तो इसको हम क्रेडिट बैंक का जो होता है क्रेडिट कार्ड देना होता है या किसी को लोन देना है तो उसके रिस्क प्रोडक्शन के का एक प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें जो होगा कि इस पर्सन को जो उसकी जो है फीचर्स हैं मतलब एज क्या है, सैलरी क्या है, अपना घर है नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसके बेस पे इसको आपको कर्ज देना चाहिए या नहीं। एक जे प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक डीप लर्निंग का हम कंप्यूटर विजन का सिंपल सा बना सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो एलएलएम का बहुत सारे ओपन सोर्स एलएलएम मॉडल पड़े हैं। एक लाइब्रेरी है हगिंग फेस की, वहां से पकड़ के हम सारा कर सकते हैं इसके थ्रू। ये सारे टूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं जो हम सीखेंगे इसके में। और एट द एंड आपको बेनिफिट क्या होगा कि आप मशीन लर्निंग कंसेप्ट से सारे एंड क्यूबरनेट्स जितना है एमएल फ्लो वगैरह से आप फेमिलियर हो जाएंगे। बस आपके लिए चाहिए कि आप बेसिक नॉलेज हो पाइथन का, थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी हो मशीन लर्निंग कंसेप्ट्स की, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए आपको। अगर नहीं भी है तो वो भी इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं डॉकर क्यूबरनेट्स का रिक्वायर्ड, बस बेसिक सा हो। अगर नहीं भी है तो वो हम कवर कर लेंगे। और आउटकम क्या होगी इसके, आपको एमएल ओप्स का जो लाइफ साइकिल है उसका सारा आइडिया हो जाएगा, उस पर मॉडल ट्रेन किस तरह करते हैं, अप्लाई किस तरह करते हैं यूजिंग मॉडर्न टूल, वो आइडिया हो जाएगा। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा डॉकर क्यूबरनेट्स क्यूफ्लो एमएल फ्लो के सर्व सेल्डन कोड कातिबा एंड एयर फ्लो का। और आप एबल होंगे कोई भी मॉडल डिजाइन और अप्लाई करने में के साथ विद एमएल ओप्स। अभी कोई किसी की क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक डेवऑप्स इंजीनियर एमएल ऑप्स में क्यों जाए? ड्यू टू कैरियर अपॉर्चुनिटीज, या इसमें सैलरी पैकेजेस एज कम्पेयर टू डेवऑप्स हायर होते हैं? मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि डेवऑप्स इंजीनियर को एमएल ओप्स में जाना चाहिए। देखें एमएल और चीज़ है, डेवऑप्स और एमएल ओप्स ऑलमोस्ट जो 50 to 60% है सेम है। तो आप क्या करेंगे, एक थोड़ी सी ज़्यादा एफर्ट से आपकी 2 स्किल सेट हो जाएंगी। अगर आपको कहीं जॉब मिलती है एमएल ओप्स की तो आप आराम से एमएल ओप्स में भी मूव कर सकते हैं। और डेवऑप्स की तो आपको मार्केट को जो है टारगेट करने के लिए 2 ऑप्शन हो जाएंगे। और मैंने बोला आगे जितनी भी डिमांड है वो बढ़ रही है, मार्केट की डिमांड जो है ट्रेंडिंग है, ट्रांजिशंस है, वो बहुत ज़्यादा एआईएमएल की तरफ जा रही है। अगर आप खुद को टाइम से अपडेट नहीं करते तो आप बहुत से लोगों से पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आप अभी देखें कंपटीशन एआई में किस तरह से चल रहा है दुनिया में, और इनकी आगे डिमांड बढ़ेगी और आगे आगे बहुत ज़्यादा एआईएमएल चलेगी। और अगर आप डेवऑप्स से एमएल ओप्स की तरफ नहीं चलते तो फिर एक मौका आएगा तो आपको लगेगा कि आप पीछे रह गए हैं। आप विद द टाइम जो है एक चीज का जब रोज आने से पहले ही उसे हासिल कर लेंगे तो फिर ये है कि आप उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं।
कंपटीशन में आगे रहेंगे। लाइक जो नोकिया वाली बात है कि नोकिया ने सोचा था कि हम एंड्रॉइड की तरफ क्यों जाएं या टच की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि वो बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन आगे दुनिया चेंज होके एंड्रॉइड वर्ल्ड की तरफ शिफ्ट हो रही थी, स्मार्टफोन्स की तरफ शिफ्ट हो रही थी, लेकिन उन्होंने वहां पे नहीं लिया और यही सोचा। तो जहां पे दुनिया चेंज हो रही है उस हिसाब से आपको भी डिसीजन लेने चाहिए। बाकी फैसला आपका हाँ। है। जी अच्छा, मेरा क्वेश्चन उस्मान भी कि डेवऑप्स में जो है वो तो हम लोग आपको पता है डेवऑप्स इंजीनियर आईटी वाले ज़्यादा आते हैं और उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती। हम लोग स्क्रिप्टिंग कर तो लेते हैं पाइथन में या बैश में, लेकिन ओबियसली आपको पता है कि अब इतना ज़्यादा हम प्रोफिशिएंट नहीं होते कि हम बहुत जो है वो ट्रिकी किस्म के मशीन लर्निंग ऑपरेशंस या डाटा साइंस वाली चीज़ों को देख सकें, या उनके बहुत एक्सट्रीम लेवल के कोड को अंडरस्टैंड कर सकें हैं। तो हमारा किस हद तक इसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, बिकॉज दिस इज़ द मेजर कंसर्न, जो कि शायद अगर आप कहें कि अगर 50% भी है तो शायद हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल लेवल पे है और हमें मॉडल सिर्फ हमें अपनी जो है वो ऑटोमेशन यहाँ पर मशीन लर्निंग मॉडल्स के लिए करनी है, देन आई थिंक माइट बी इट विल बी इजी। इसमें ना डिपेंड करते हैं आप किस हद तक इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर तो उस्मान भाई आप एमएल ओप्स तक इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए उतनी ही प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है जितनी डेवऑप्स में है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है पाइपलाइन बना दो, तो आप कहेंगे उसकी वाईएमएल फाइल दे दे मुझे, वो आपको वाईएमएल फाइल दे देगा, आप फाइल को पकड़ के अपलोड करेंगे जहां पे क्यूबरनेट्स पे, और वो आपका पाइपलाइन बन जाएगी। मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए आपको। यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, अपलोड पाइपलाइन, और जहाँ पे अपलोड पाइपलाइन देनी है यहाँ पे फाइल फाइल का जो यूआरएल देंगे या वो, और वो क्या होगी, वाईएमएल फाइल होगी। वो ऑटोमेटिकली जो है आपको इंजीनियर बना के दे देगा। उसने सिर्फ पाइथन देनी है, उसका कोड देना है, और वो कोड को जब से कंपाइल करेगा वाईएमएल फाइल आ जाएगी, वो आपने इधर अपलोड कर देनी है। उसके अलावा जो टूल्स है, जो सारा बहुत ज्यादा काम जो है यूआई बेस का है, इसमें कोडिंग नहीं है, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं है, डाटा साइंस नहीं है, तो आपका कोडिंग से कोई तल्लक होगा नहीं। आपने सिर्फ ट्रैकिंग करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सेटिंग्स करनी है, उससे कोई मसला आ रहा है तो वो रिजॉल्व कर देना है। लाइक अगर आप डेवऑप्स में आप इतना का नॉलेज होना चाहिए, आप पाइथन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना पाइथन का नॉलेज होना चाहिए उतना ही थोड़ा बहुत आपका एमएल ओप्स का होना चाहिए, अगर आप सिर्फ एमएल ओप्स में रह रहे हैं तो। वरना नहीं है, इसमें प्रोग्रामिंग है नहीं एज एमएल ओप्स में। अगर आप सिर्फ एमएल ओप्स में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आप डाटा साइंटिस्ट नहीं बने, एमएल इंजीनियर नहीं बने, तो जिस तरह आपको डेवलपमेंट रिक्वायर नहीं है डेवऑप्स में, इस तरह इसमें एमएल रिक्वायर नहीं है। लेकिन जहाँ सारे यही टूल्स हैं जो डेवऑप्स में जो होते हैं वही मोस्टली इधर हो रहे हैं। सही है। तो अगर आप हम इस सॉरी, हम आपके जो कोर्स कंटेंट है उसके अंदर हमारा ये जो पार्ट है एमएल ऑप्स इंजीनियर बनने का, वो ही सिर्फ हम कवर करेंगे, या हम थोड़ा सा आगे जो एमएल की जो आपने बताया कि मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंस इंजीनियर, उनमें भी उनका तो कोर्स कंटेंट में तो नहीं पार्ट, या हमारा कितना पार्ट कवर हो रहा है जो इसमें एमएल ऑप्स का? अभी ने इसमें 3 लोगों को टारगेट किया था मैंने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैकग्राउंड से, वो भी जो कोर्स ले सकते हैं। उसमें जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर्स हैं वो भी ले सकते हैं, और डेवऑप्स इंजीनियर्स भी। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। अगर आप सिर्फ डेवऑप्स में इंटरेस्टेड हैं तो जहाँ से पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आप पहले 3 छोड़ दे, डाटा प्री प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, साइकिल लर्न, इनकी जरूरत नहीं है आपको। आप वैसे लेना चाहते हैं बेशक देख लें फिमिलर होने के लिए, आप ज्यादा फोकस नहीं करें। मॉड्यूल 5, 6, 7, 8, 9, टेन उस्मान भाई आपकी जो स्क्रीन है, शेयर नहीं है इस टाइम पे। सॉरी सॉरी मैं भूल गया। जे देखें, जे 3 चीजें उस्मान भाई, जो फर्स्ट 3 मॉड्यूल है ना, जे वाले जो डेटा प्री प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग एंड टेंसर फ्लो, ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है, जहाँ डेटा साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए है जो सीखना चाहते हैं मशीन लर्निंग। अगर वो कोई भी डेवऑप्स है और वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे ले सकता है फिमिलर होने के लिए, मतलब सीखना जरूरी नहीं है, उस थोड़ा सा आइडिया आ जाए ओवरव्यू के लिए। अदरवाइज ये चीजें जो हैं ये सारी, क्यूबरनेट्स जो हो गया, डॉकर हो गया, ये जो कोर्स ऑनलाइन है ये
इसके लिए है, ML ओप्स के लिए, और जो प्योर डेवओप्स के लिए है, और डेवओप्स को जहाँ पे किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं है। और ये देखें डेवओप्स ऑलरेडी फेमिलियर हैं क्यूबरनेट्स से, ऐसे डॉकर से, क्यूफ्लो उनको न्यू सीखने को मिल सकता है, क्या पाइपलाइंस किस तरह बनाते हैं। सिर्फ उन्होंने उसको क्या कोडिंग नहीं करनी, वो पूरा इन्वायरमेंट रेडी कर देना है। कोडिंग करना है किसका काम है, डेवलपर्स का काम है। इस तरह एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्रैकिंग जो है डेवऑप्स देख सकते हैं, मॉडल सर्विंग और ये सारी चीजें जहाँ परफेक्ट। पे और जी, जहाँ तक ना जो है, जहाँ तक उनकी है, बाकी जे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग जहाँ जे एयर फ्लो जे डेवलपर्स का काम है। इसमें 5 से 6 मॉड्यूल जो हैं वो डेवऑप्स के लिए हैं बेस्ट, और वो क्या करेंगे, उनकी जो एग्जिस्टिंग है स्किल सेट, उसमें एक और स्किल सेट का इजाफा हो जाएगा और कोडिंग नहीं होगी। बिल्कुल, मेनली जो मेरा भी पर्पस है ना इस चीज़ को समझने का या लर्न करने का, वो यही है कि एक एडिशनल स्किल अपनी हाँ डेवऑप्स में जो है वो ऐड करना। बिकॉज सम हाँ, टाइम मेरे भी कैरियर में एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे आए हैं जहाँ पर मशीन लर्निंग यानी ML ऑप्स इंजीनियर्स हमारे साथ काम कर रहे होते थे, और हम लोग तो उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा जंप इन नहीं कर पाते थे बिकॉज वी डोंट नो द बैकग्राउंड, और ऑब्वियसली इन टूल्स का भी नहीं आइडिया था। तो इस सेंस में तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एडिशनल एक स्किल जो है वो अपनी हम ऐड कर सकते जी उस्मान भाई, और वैसे भी अब जो दुनिया आई और ML और ये सारी साइड पे शिफ्ट हो रही है, तो आपको एक स्टेप लेना चाहिए। अगर आप ML इंजीनियर नहीं बन सकते, तो उसके जो मोस्ट क्लोज चीज़ है, ML इंजीनियर्स को तो ML ओप्स रिक्वायर्ड है। तो आप अगर एक इजाफी स्किल्स है, तो वो आस्ता आस्ता आपको आगे ले जाने के लिए अच्छी चीज़ है इंडस्ट्री ट्रेंड के हिसाब से। हैं। अच्छा, लास्ट में तो एक क्वेश्चन है कि इसमें कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम लोग यानी कि ये चीज़ सीख लेते हैं, इसके बाद हमारा कोई टास्क हमें जो अगर परफॉर्म करना पड़ता है, कोई ऐसा टास्क अगर मिलता है तो हमें वो क्या हो सकता है, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन लर्निंग टूल्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं या उनको ज़रूरत है ऑटोमेशन की, तो हमारा क्या रेगुलर टास्क हो सकता है कोई। सबसे पहले तो आपको एनवायरनमेंट बना के देना हो सकता है उस्मान भाई। लाइक अभी अगर ऑन प्रिमिसेस की बात की जाए, तो क्यूबरनेट सेट करके देना है, जहाँ क्यूफ्लो सेट करके देना है, पूरे ये पूरा इन्वायरमेंट बना के देना है। आगे से जो पाइपलाइंस बनानी है वो तो डेवलपर्स का काम है। इसी तरह से जुपिटर नोटबुक्स को रन करना भी डेवलपर्स ही का काम है, क्योंकि कोड तो उन्हें नहीं करना है। मॉडल जब डिप्लॉय करने की बात आएगी, ये सारा ऑपरेशंस में आ जाएगा, तो वो जब आपका कोड कर चुके होंगे, तो उस मॉडल को डिप्लॉय करना, उसकी लॉगिंग ट्रैकिंग वगैरह को देखना, वो डेवो एम एल फ्लो जो है ओप्स वाले हैं, वो उनका काम है। मतलब ये दोनों बराबर बराबर हैं। लाइक एक प्रोजेक्ट है, जो एपीआई लिखना है उसका काम है डेवलपर्स का। अब जब डिप्लॉयमेंट की बारी आएगी, तो वो कौन देखेगा, वो डेवऑप्स डेवऑप्स। देखेगा। इसी तरह से जो कोड वाला पार्ट है वो करते रहेंगे। लेकिन हम अलग अलग नहीं कर सकते, जिस तरह डेवऑप्स में डेवलपर और डेवऑप्स अलग-अलग नहीं है, एक ही चीज के अंदर रहते हुए दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह डेटा साइंस एमएल में और एमएल ओप्स में भी दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जो कोड वाला पार्ट है वो करता रहेगा, एमएल इंजीनियर करेगा, और जो और उसको डिप्लॉयमेंट वाला काम है वो एमएल ओप्स वाला करेगा। आगे प्रोजेक्ट में करवाऊंगा, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी उस्मान भाई जी सारी। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपका काफ़ी अच्छा सेशन था। मैं उस्मान मुश्ताक जर्मनी से बात कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। असल में मेरी कंपनी में भी हम लोगों ने भी एजू क्लाउड पे जो है ना वो सारी चीज़ें उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना स्टार्ट की हैं, और कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह उन्होंने वो मुझे कहा है करने को, जिसमें DP100 हो गई, ठीक है, एजू DP100, जिसमें मेनली जो है ना वो यही है अभी, क्योंकि कोडिंग वगैरह तो हम लोग पहले कर रहे थे ट्रेडिशनल वे में, ठीक है, डेवऑप्स वगैरह यूज करके उधर सारा डिप्लॉय करते थे, और उधर वो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट वो सारी उधर यस, चल रही थी। लेकिन अभी जो है हमारा वो ये है, अभी हम लोगों ने एजू इन्वायरमेंट के अंदर सारा कुछ करना है। तो इसमें मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कुछ ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के। मैंने ये उस्मान भाई जो इस ग्रुप को मैनेज करते हैं उनको भी लिखा था। कोई, मैं असल में पूछना ये चाह रहा था, कोई ऑलरेडी एक्सपर्ट है आपकी नज़र में जो ये एजू
इन्वायरमेंट में जिसने जो इस कंप्लीट ये डिप्लॉयमेंट साइकिल को जानता हो, और उधर मुझे कोई थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं ऑलरेडी काफ़ी इधर भी काफ़ी कर चुका हूँ पाइपलाइंस वगैरह सेट करना, और लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिधर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ये डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ जिधर बंदा फिर अटक जाता है उधर फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो अगर कोई ऑलरेडी बंदा है जिससे आप कनेक्ट करा दें तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और उस्मान भाई, असल में ना हमारा ना अक्सर डिस्कशन होती है तो अज्योर वालों के बारे में या माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम कहते हैं कि हमेशा ना जो अपने जो डेढ़ इंट की ना अलग मस्जिद बनाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ना बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड चल रहे होते हैं ना उनसे हट के होते हैं। मैं खुद MLOps पे काम कर रहा हूँ, अज्योर एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, तो इनकी जो पाइपलाइंस हैं या दूसरी चीजें हैं ओपन सोर्स टूल से हट के होंगी बिल्कुल, और हम्म। वाकई डॉक्यूमेंटेशन उस लेवल की नहीं होती है अवेलेबल। आपको अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हुआ मैं अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज करते हुए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी, ठीक है। उस्मान भाई कोर्स अम, की ड्यूरेशन कितनी होगी टोटल? इसकी ड्यूरेशन 5 वीक हो गए, 5 से 6 वीक। क्यों, उसमें थ्योरी भी है और हैंड्स ऑन दोनों 50-50% है। मतलब सिर्फ है जे नहीं, अगर थ्योरी करा दूं जे भी नहीं, हैंड्स ऑन अगर आपको तो आइडिया नहीं है चीजों का तो फिर आपको समझने में मुश्किल आ सकती है। किसी और का क्वेश्चन है तो वो कर सकते हो, अदरवाइज फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेटिव उस्मान भी सेशन रहा, बट बहुत सारे ऐसे हमारे माशाल्लाह हैं लोग जो शायद सैटरडे को अवेलेबल नहीं होते, लेकिन ये कि मैंने इसीलिए रिकॉर्ड किया है, इंशाल्लाह मैं सबके साथ शेयर करूँगा। और बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। ओबियसली ये चीज़ें अगर हम अभी से ज्वाइन नहीं करेंगे ना, ये चीज़ें लर्न नहीं करेंगे, तो एआई वाली चीज़ हमें तो खा जाएगी, क्योंकि हम जो रेगुलर किस्म की पाइपलाइंस बनाते हैं वो तो अब चैट जीपीटी भी बना लेता है। तो इसीलिए कुछ डिफरेंट हमें सीखना पड़ेगा, एंड देन वी विल सर्वाइव। बिल्कुल ऐसे ही है उस्मान भाई, विद टाइम अपडेट होना बहुत जरूरी है। और हमारे एग्जैक्टली, जो बिल्कुल। है आईटी में इतनी ज्यादा तेजी से ट्रांजिशंस हो रही हैं, चीजें अपग्रेड हो रही हैं कि हमें उस दौड़ में उसका साथ चलना ही पड़ रहा है। हर 6 महीने बाद न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच उस्मान भी। बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन रहा। क्लोज करते सेशन, फिर इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें ना ग्रुप पे भी अपडेट करूँगा अपने वो एल्बिस्टेक